तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी एमसीक्यू सॉल्व और आंसर के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी और थोड़ा डिटेल में, जहाँ अगर कोई कॉन्सेप्ट होता है तो बताने की कोशिश करूँगा। मे बी दैट विल हेल्प यू इन द कमिंग एग्जामिनेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट्स P1 P2 हैं और उनका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड गिवन है हमें। तो सी हम इसी में इसको कर लेते हैं। सी अगर हम 2 माइक्रोफेरेड लिख लें तो दैट इज़ 2 × 10⁻⁻6 फेरेड। ओके, एंड देन कैपेसिटर्स आर एट पोटेंशियल एट 25 वोल्ट एंड -25। तो कैपेसिटर ऐसे हैं, तो एक पे 25 है और एक -25 है। तो यहाँ जो गलती का चांस है वो ये है कि फॉर्मूला तो बहुत आसान है, Q = CV लगना है हमारा। तो गलती का जो चांस है वो ये है कि हम वैल्यू 25 रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर यहाँ से कनेक्टेड होता है, तो ये अगर हम इसको पॉजिटिव 25 कह रहे हैं, -25 मान लो, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव, तो ये +25 आएगा, ये -25। तो डेल्टा वी की वैल्यू एक्चुअल में 50 है यहाँ पे, है ना। तो Q हम पुट करेंगे C 2 × 10⁻⁻6 × 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0.1 माइक्रो कूलम आएगा। देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन तो काफ़ी सही है। थर्ड क्वेश्चन मतलब हम मिली सेकेंड्स में भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे देखो गिवन है कि 2 सेंटीमीटर का वायर है, तो वायर की जो लेंथ गिवन है तुम्हें वो 2 सेंटीमीटर गिवन है, और वायर रखा हुआ है वाई डायरेक्शन में। सो जो डीएल वेक्टर हो गया हमारा वो 2 × 10⁻⁻2 जे कैप हो गया, ठीक है। और करंट की वैल्यू हमें गिवन है 5 एम्पियर की, एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और तुम्हें जो मैग्नेटिक फील्ड आर वेक्टर गिवन है वो 3,4,0 गिवन है, तो दैट विल बी 3 i कैप एंड +4 जे कैप। यानी मतलब पॉइंट यहाँ कहीं पे है, इस जगह पे, ठीक है। तो हम ना ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबसे पहले फाइंड करें। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें ऊपर सीधे सीधे ऐसे कह लो कि तुम करंट की डायरेक्शन में थंब को करें हम ऐसे, और पॉइंट की तरफ फिंगर्स करें, तो जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर फील्ड होती है, तो ये फील्ड हमारी नीचे की तरफ हो जाएगी। नीचे की तरफ मतलब जो बी आना है हमारा, वो बी हमारा -k कैप आना चाहिए। तो -k कैप का सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास में, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओके, रादर देन अगर सॉल्व करके करना चाहते हो तो फिर सॉल्व करके करो, तो सारी वैल्यूज़ रख लो। सारी वैल्यूज़ रख के भी करोगे तब भी आंसर तुम्हारा -24 एंड की कैप आ जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्व करके करना चाहते हो तो वैल्यूज़ वही जो अभी ली हैं, बस क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो जे और आई का क्रॉस प्रोडक्ट -k होता है, जे और जे का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ओके। फोर्थ क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, सो उसको खुद से करो आप, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b। मतलब वो ये कह रहा है कि करंट कैरिंग एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप हमने लिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड p। मैग्नेटिक फील्ड में एक ये हैंगिंग में, सच दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू b। तो मतलब b से जो इसका एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री इनिशियली प्लेन का, ठीक है। तो द वर्क डन इन रोटेटिंग द लूप बाय 45 डिग्री, तो मतलब जो घुमाना है हमें इसको 45 डिग्री से घुमाना है, वो सब बातें तो भी देखेंगे कैसे क्या घुमाना है। जब भी कोई चीज़ घुमाई जाएगी तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सिस। एक्सिस कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक यहाँ बेसिक चीज़ ये समझें कि अगर ये सर्कुलर लूप हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन हमारा, जो हम एम फाइंड करते हैं, एम हमारा आई ए होता है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हम एरिया की डायरेक्शन में लें तो हम जनरली इसकी डायरेक्शन को, ये लूप है हमारा तो लूप से बाहर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इनिशियली अगर तुम ध्यान देखो थीटा इनिशियली वो 0 डिग्री, कुछ ये भी कह सकते बाहर की तरफ ले लो, 180 ले लो, तब भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एससीबी में ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि एक बार हम जो डायरेक्शन ले लेते हैं वो वही रहती है, हम चेंज नहीं कर सकते। तो थीटा इनिशियल 0 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब जरा ये लैंग्वेज पढ़ते हैं। द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस लूप बाय 45 डिग्री, इसको घुमाना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी, मतलब इसको घुमाना है,
हमें भी पता है कि रोटेशन में कई तरीके से घुमा सकते हैं, तो उसको घुमाना है, और लेकिन एक्सिस मेंशन किया है कि बी के परपेंडिकुलर, तो बी के परपेंडिकुलर ये एक्सिस हो गया, तो इसको ऐसे घुमाना है हमें इस तरीके से। तो ये जो हमारा है ना, हम्म, ये है, ये हमारा मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, और मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी ऐसे इसी डायरेक्शन में, और हमारा जो सर्कुलर लूप है वो भी मान लो कि इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको हमें घुमाना है इसी एक्सिस के राउंड, तो हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा एंगल ऐसे 45 डिग्री तक ये जाएगा इससे, ठीक है। तो थीटा फाइनल जो है हमारा वो 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैग्नेटिक एनालॉग को हम यूज़ कर लें जो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा रिलेट होता है। U इज इक्वल टू होता है माइनस पी डॉट ई, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको अगर हम मैग्नेटिज्म में लिखना चाहें तो U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, ठीक है। तो क्योंकि आंसर से एम बी के टर्म में ही हमें लाने हैं, तो यू इनिशियल अगर आप लिखते हो तो माइनस एम बी कॉस जीरो, दैट इज माइनस एम बी, ठीक है। यू फाइनल अगर आप लिखते हो तो माइनस एम बी कॉस 45, दैट विल बी माइनस एम बी बाई रूट टू, और वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ना लिख करके यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख लें, माइनस साइन अंदर यूज हो गया। यू इनिशियल है माइनस एम बी, और माइनस माइनस प्लस एम बी बाई रूट टू, एम बी टेक एज द कॉमन, माइनस वन प्लस वन बाई रूट टू। इसको सॉल्व करोगे आप तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट क्लोजेस्ट टू माइनस 0.3 एम बी, ठीक है। देन 6 का जो है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी, तो वी नॉट की वैल्यू ये गिवन है हमें, वी नॉट इज इक्वल टू 157 वोल्ट, ठीक है। और एवरेज वैल्यू जो होती है शायद मेरे ख्याल में एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, 0.636 इंटू पीक वैल्यू होती है, ठीक है। तो 0.636 इंटू 100, सॉरी 150 CV करेंगे तो 99.89 समथिंग आता है, तो ये हमारा आंसर आता है 100 वोल्ट। आफ्टर दैट कंसीडर अ सोलेनॉइड, फला 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 हमें गिवन है। सेल्फ इंडक्शन की बात हो रहा है तो हम बेसिक थ्योरी से याद करें तो फाई प्रोपोर्शनल आई के होता है, तो फाई इज इक्वल टू होता है एल आई, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हो पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ से एल आ जाएगा फाई अपॉन आई। जो प्रोसेस चल रहा है मेरे दिमाग में, मैं वैसे तुम्हें बता रहा हूँ, उससे गलतियाँ नहीं होती, और क्वेश्चन का स्कोप खुलता है। जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है तो फाई यहाँ से आ जाएगा बी डॉट ए, बी डॉट ए, ठीक है, अपॉन आई। तो अब बेसिकली इसको बी ए लिख लो, बी ए बाई एल, बी ए बाई आई सॉरी। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना आना चाहिए, यहाँ वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सिंस यहाँ पे सोलेनोइड की बात कर रहा है तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए बाई आई, आई से आई कैंसिल हमारा, तो म्यू नॉट एन की जगह पे हम लिख सकते हैं एन अपॉन एल इंटू ए। क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट एन कॉन्स्टेंट, तो एल और ए ये वेरी कर रहे हैं अपने, तो इसको हम बढ़ा लें। हमें करना क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस को इंक्रीज करना है, तो इसको हटा लें इसको बढ़ा लें, तो एल डिक्रीज करें एरिया इंक्रीज करते हैं। 7 का बी। ओके, 8th क्वेश्चन थियोरेटिकल है, और इसका आंसर हमारा बी आएगा, माइनस डायरेक्शन एंड इन फेज विद ई, ठीक है। नाउ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल वेलोसिटी, वेलोसिटी तुम्हें सेम गिवन है, ठीक है। और दे रेशियो ऑफ द तो क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। तो हम रेशियो किसका निकालना है, प्रोटॉन टू अल्फा, तो आर पी अपॉन आर अल्फा। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 1/4πε0, उसको के लिखा हमने, टू जेड ई स्क्वायर, यहाँ पे जेड जो होता है हमारा जिस एटम की तरफ जाते हैं उसका, और नंबर ऑफ वो ई भी हम तो ई तो मान लो कॉमनली यूज करते हैं, अपॉन हाफ एम अल्फ, ये प्रोटॉन ऊपर लिया है प्रोटॉन, और वी स्क्वायर होता है तो वी स्क्वायर हमने सेम रखना है, नीचे भी के टू जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये आ जाएगा इक्वल्स एम अल्फा अपॉन एम पी।
एम अल्फा अपॉन एम पी का जो रेशियो होता है वो 2 होता है, तो आंसर आ जाएगा 9th का 2। ओके, 10th क्वेश्चन बहुत आसान है। तो फॉर्मूला अगर तुम लोगों को आता होगा, लेमडा इज इक्वल टू द एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम्स कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। हाँ, तो वेवलेंथ से स्वीट करना है तो इसको रेशियो लेकर के कर लो, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट 2 लेमडा। ओके, 11th क्वेश्चन ठीक है, इजी है। 11th क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 2 टू एन इज इक्वल टू 1। तो हम 11th क्वेश्चन लिखें, तो इसमें जो एन फाइनल हमारा है, सॉरी एन इनिशियल है वो 2 है, एन फाइनल 1 है। ठीक है, और इसमें इसमें भी एक चीज़ बड़ी अच्छी है, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो मुझे याद है मैग्नेटिज्म में जब पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, जैसे इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, मान लो रिवॉल्व करते करते उसका उसका अगर पाथ बड़ा होता जा रहा है, तो वो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं कि पाथ बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, मत और पाथ घटता है तो वेलोसिटी रिवर्स होता है, सॉरी, मतलब कि वहाँ पे टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से 2 से 1 में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है ना, तो उसकी रेडियस कम हो रही है तो उसकी वेलोसिटी तेज होती जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, रेडियस कम होगी। इसको मैं कैसे याद करता था कि जो छोटे झूले होते हैं वो तेज झूलते हैं और जो बड़े झूले होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। तो रेडियस बढ़ जाती है तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और रेडियस कम होती है तो इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो जैसे हम अंदर आए ना तो वेलोसिटी बढ़ गई। अब वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है टाइम पीरियड घटेगा। तो 2 ऑप्शंस तो हमारे ऐसे ही खत्म हो गए। अब बचते हैं सिर्फ इन दोनों में, हमें कैलकुलेशन करना है। तो टी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब के। तो टी फाइनल अपॉन टी आई अगर निकालते हैं तो 1/8 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं टी फाइनल इज इक्वल टू 1/8 टी इनिशियल। तो परसेंटेज चेंज निकालने का जो 7th 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज आएगा। टी फाइनल की वैल्यू है 1/8 टी आई माइनस टी आई अपॉन टी आई इंटू 100। ये आएगा 1/8 माइनस 1 इंटू 100, ये आ जाएगा -7/8 इंटू 100, एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेट टू 87.5। तो दिस विल बी द आंसर। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, जिन्होंने एनसीईआरटी रीड करी होगी उनका आंसर ये सही होगा। सिलिकॉन इज डॉप्ड विद पेंटावैलेंट एलिमेंट। मैं ना मॉडर्न फिजिक्स जब भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो हमेशा बोलता हूँ कि एचसीवी पढ़ो। मॉडर्न फिजिक्स एचसीवी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, एचसीवी से बेस्ट किसी में भी नहीं लिखी हुई है। वर्मा सर ने जो मॉडर्न फिजिक्स लिखी हुई है, सच में वो, मतलब हालांकि वो पूरी बुक ही बहुत अच्छी है, पर जो एचसीवी उन्होंने लिखी है मॉडर्न फिजिक्स के लिए वो ऑसम है। एक एक चीज़ बहुत क्लियरली लिखी हुई है। इसका बहुत सारे बच्चों ने ना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर लगाया है, बट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है प्योर प्योर सिलिकॉन एटम के लिए रूम टेम्परेचर पे। और ये हमारा सिलिकॉन जो है वो अडॉप्ट किया गया है पेंटावैलेंट। तो मैंने एनसीईआरटी में रखी हुई है, एनसीईआरटी आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में भी क्लियरली लिखा हुआ है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम विद अ पेंटावैलेंट एलिमेंट जब मिक्स कर रहे हैं हम, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड है 0.01 फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 फॉर सिलिकॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिलिकॉन में पूछा गया है। दैट्स वाई सीबीएसई, नीट, जेईई मेंस, सीयूईटी के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, घोट के पीने वाली। तो ये आपके एमसीक्यू हो गए ना। रीजन असर्शन खुद से कर सकते हो आप। हाँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत लोगों ने कहा आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं यार आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलूँगा क्योंकि सिलेबस में मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ है। तो सिर्फ 6 7 8 9 10 के स्टूडेंट तो हो नहीं कि मैग्नेटिक मोमेंट की सिर्फ डेफिनेशन याद करनी होगी। मैग्नेटिक मोमेंट है तो वहाँ जायरो मैग्नेटिक रेशियो तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, और वो अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है एक। तो सबके आइडिया इसमें अलग हो सकते हैं। ये क्वेश्चन 29th बहुत आसान है। इसमें ये कह रहा है कि फिगर शोज 4 पेयर्स ऑफ पैरेलल आइडेंटिकल कंडक्टिव प्लेट सेपरेटेड बाय, सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, अरेंज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच प्लेट इज मेंशन्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ प्लेट्स इज यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल टू द प्लेट्स मींस। तो ये हम जानते भी हैं बट इट इज मेंशन्ड आल्सो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच पेयर ऑफ प्लेट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग आई कैप। तो पहले तो एक चीज़ हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि
पॉजिटिव पोटेंशियल या हम कहें हायर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, इसको हम हायर पोटेंशियल बोलें और नेगेटिव। 12th क्लास में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हायर एंड लोअर। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हायर से लोअर की तरफ, पोटेंशियल की तरफ चलती है। यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो ये पॉजिटिव के लिए हमें आई कैप गिवन है। पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई प्लस की तरफ किस में होगी। तो मतलब आई प्लस में जाने के लिए सिंपल सी बात है कि लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव होनी चाहिए या हम कहें हायर होनी चाहिए, नेगेटिव जो सेकंड प्लेट है वो लोअर होनी चाहिए। इसको ध्यान से देखो, ये लोअर है, ये हायर है, ये भी लोअर है, ये भी हायर है, ये भी लोअर है, ये भी हायर है। देयर इज ओनली वन केस जहाँ पे दिस वन इज द हायर वैल्यू एंड दिस वन इज द लोअर वैल्यू। सो फर्स्ट का आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी इन अकॉर्डेंस विद द आई कैप। सेकेंड, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड मिडवे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पेयर ऑफ फोर्थ प्लेट। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो वो रिलीज कर दी है मिडवे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पेयर फोर्थ। इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन तो हमारा जाता है किधर, किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट में, ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा या एक्सेलरेट करेगा? सिंपल सी बात है, एक्सेलरेट करेगा। मूव अलोंग, एक्सेलरेट अलोंग विद माइनस आई कैप। कांस्टेंट से चलने का कोई मतलब नहीं होता। ये क्वेश्चन आसान है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है अपने सॉल्यूशन में, तो अगर किसी का कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे। मैंने जो किया हुआ है इसमें, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें ये कह रहा है कि दो प्लेट्स, कोई सा भी केस ले लो, वो कह रहा है इन चारों में से कोई सा भी केस ले लो क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने ना जनरली कर रहा है इसको, तो एक हमने दो प्लेट्स ले ली। वो ये कह रहा है कि वी नॉट बी द पोटेंशियल एट द लेफ्ट प्लेट, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है और इसको उन्होंने x इज इक्वल टू 0 माना है। ये डिस्टेंस हमारी जो है वो 2 गिवन है। वो ये कह रहे हैं कि कहीं भी बीच में किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा सिंपली क्या होता है, v इज इक्वल टू, हम लिखना चाहें तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर हम लिखते हैं। ठीक है तो माइनस हम ना इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम जनरलाइज फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जाकर के हमने एक डिस्टेंस x ले ली। ठीक, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू लिमिट हम x ले रहे हैं, e कहीं पर भी होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम यहाँ पे जो मेरा डाउट है, अभी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, dr की जगह पे हम सिर्फ dx पुट करें या फिर dr की जगह पे x dx पुट करें, ये एक कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में अभी, लिटरली झूठ नहीं बोलूँगा मैं। तो खैर मैंने यहाँ पे x dx रखा है इसको। हाँ, एंगल का केस है तो यहाँ से हम मेजरमेंट ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मान लो ये पॉजिटिव निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी और आई कैप भी ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल आ जाएगा 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स वगैरह पुट करेंगे, यही आएगा। इतने पूरे को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, v इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो अल्फा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमें वी नॉट आया है, तो सिंपली हम जो पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे उसको हम लिख सकते हैं वी नॉट प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से x लेकर के कर रहे हैं, सिर्फ अगर dr की जगह पे सिर्फ dx पुट करेंगे तो फिर इसका आंसर हमारा v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस अल्फा एक्स आएगा। अब ये आप देखो क्या है, मेरे हिसाब से अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पर फोर्थ आप खुद से करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये पूरा पेपर था, है ना, एमसीक्यू। तो बाकी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, पेपर अच्छा था। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो।